सोचिए, आज से हजारों साल पहले का समय, जब हमारी अपनी प्रजाति यानी होमो सैपियंस दुनिया को समझने की बस कोशिश ही कर रही थी, तब धरती पर एक और तरह का इंसान भी मौजूद था। और वो कोई नौसिखिए नहीं थे, वो 3 लाख साल से भी ज्यादा समय से इस धरती पर थे, असली सर्वाइवर। लेकिन फिर लगभग 40,000 साल पहले वो अचानक हमेशा के लिए गायब हो गए। और यही है इंसानी विकास की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक। तो सवाल ये उठता है कि निएंडरथाल का आखिर हुआ क्या? वो कहाँ चले गए? क्या ये हजारों साल तक चलने वाली एक धीमी और दर्दनाक विदाई थी, या फिर कोई एक बड़ी घटना घटी जिसने उन्हें एक झटके में ही मिटा दिया? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पूर्वजों का उनके गायब होने में कोई हाथ था? तो चलिए, इस विश्लेषण में हम सब जासूस बनकर सुरागों की तलाश करते हैं। हम पुराने कंकालों, प्राचीन डीएनए और हजारों साल पुराने सबूतों की तह तक जाएंगे, ताकि निएंडरथल के गायब होने के पीछे का सच जान सकें। यह सिर्फ एक प्रजाति के खत्म होने की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने वजूद को समझने की कहानी भी है। ठीक है, तो अपनी जासूसी शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये पता करें कि वो गायब कैसे हुए, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये निएंडरथल आखिर थे कौन। हमारे दिमाग में अक्सर उनके एक झुके हुए, जंगली और गुफा में रहने वाले इंसान की तस्वीर आती है ना? लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो निएंडरथल, जिनका वैज्ञानिक नाम है होमो निएंडरथैलेंसिस, हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार थे। वो लगभग 4 लाख साल पहले से यूरेशिया के इलाके में फैले हुए थे। शारीरिक तौर पर देखा जाए तो वो ठंडी, बेरहम दुनिया के असली बादशाह थे। उनका शरीर कमाल का मजबूत और गठिया था, और उनकी जो बड़ी नाक थी वो ठंडी हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही गर्म और नम कर देती थी। क्या कमाल का अडेप्टेशन था। और हाँ, उन पुरानी कहानियों को तो भूल ही जाइए। ये स्लाइड सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर करती है। वो झुके हुए जंगली नहीं, बल्कि बहुत हुनरमंद शिकारी और कारीगर थे, जिन्होंने माउस्टीरियन तकनीक जैसे खास औजार बनाए। उनका दिमाग हमारे जितना या शायद हमसे थोड़ा बड़ा भी था। और वो अकेले नहीं रहते थे, बल्कि छोटे करीबी पारिवारिक समूहों में रहते थे, जहां वो बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल भी करते थे। तो सवाल फिर वही है, जो प्रजाति इतनी मजबूत और काबिल थी, वो हमेशा के लिए गायब कैसे हो गई? हमारी जांच का पहला पड़ाव हमें बर्फीले युग की उस बेचैन कर देने वाली दुनिया में ले जाता है, और हमारा पहला संदिग्ध है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। देखिए, उस समय की जलवायु आज जैसी नहीं थी। उसमें बहुत तेजी से और बहुत बड़े बदलाव आते थे। यूरोप का मौसम भयानक रूप से अस्थिर हो गया था। सोचिए, हरे भरे जंगल अचानक ठंडे, बंजर मैदानों में बदल जाते थे। इसका सीधा मतलब था कि निएंडरथल के घर और उनके भोजन के स्रोत सब तबाह हो रहे थे। उनके मुख्य शिकार जैसे बड़े बड़े मैमथ्स और बारहसिंगे या तो नई जगहों पर चले गए, या उनकी आबादी ही खत्म होने लगी। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनका वो गठीला, मांसल शरीर ठंड के लिए तो परफेक्ट था, लेकिन इस ताकत की एक कीमत थी। इसे बहुत बहुत ज्यादा कैलोरी चाहिए थी। और जब जलवायु परिवर्तन की वजह से खाना कम हो गया, तो ये हाई एनर्जी वाला शरीर एक बोझ बन गया। ये कुछ ऐसा था जैसे एक पावरफुल इंजन वाली कार को अब बहुत कम पेट्रोल पर चलाना पड़ रहा हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। निएंडरथल्स तो पहले भी ऐसे कई मौसम के बदलाव देख चुके थे और उनसे बचकर निकल आए थे, तो इस बार ऐसा क्या अलग था? जवाब ये हो सकता है कि इस बार वो अकेले नहीं थे। जब मौसम की ये मार पड़ रही थी, ठीक उसी समय एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था, हमारे अपने पूर्वज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के पास कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी फायदे थे। उनके औजार ज्यादा एडवांस थे। जैसे उनके सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक था एटलैटल, या भाला फेंकने वाला यंत्र। इससे वो खतरनाक जानवरों का शिकार एक सुरक्षित दूरी से कर सकते थे, जबकि बेचारे निएंडरथाल को अपने भारी भालों के साथ शिकार के बहुत करीब जाना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर शायद सबसे बड़ा फर्क उनकी सामाजिक बनावट में था। निएंडरथाल्स छोटे अलग थलग ग्रुप्स में रहते थे, वहीं होमो सेपियंस बड़े सोशल नेटवर्क्स में रहते थे। इसका मतलब था कि वो आइडियाज, जानकारी और तकनीक एक दूसरे से कहीं बेहतर तरीके से बांट सकते थे। अगर किसी एक ग्रुप पर अकाल पड़ता तो वो अपने पड़ोसियों से मदद मांग सकते थे। तो क्या कोई बड़ी जंग हुई थी? ज्यादातर वैज्ञानिक अब ऐसा नहीं मानते। सच्चाई शायद थोड़ी कम फिल्मी थी। ये सीधी लड़ाई की नहीं, बल्कि संसाधनों के लिए एक धीमी रेस की कहानी थी। बेहतर औजारों, तरह तरह के भोजन और एक बड़ी आबादी के साथ होमो सेपियंस ने धीरे धीरे हजारों सालों में निएंडरथल को उस रेस में बस पीछे छोड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक ऐसा ट्विस्ट जो हाल के कुछ सालों में ही सामने आया है, और जिसने हमारे और निएंडरथल के रिश्ते की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया है। हमारी जांच अब हमारे अपने डीएनए की गहराइयों में उतर रही है। इस खोज ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल खड़ा किया। क्या हो अगर निएंडरथल पूरी तरह से गायब हुए ही ना हो, कम से कम जेनेटिक तौर पर तो नहीं? और फिर वैज्ञानिकों को जो मिला वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि अफ्रीका के बाहर रहने वाले हम में से लगभग हर आधुनिक इंसान के जीनोम में 1 से 4% निएंडरथल डीएनए है। जी हां, हमारे अंदर।
इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वजों और नियंदरथल ने आपस में बच्चे पैदा किए थे। मतलब वो सिर्फ गायब नहीं हुए, उनका एक हिस्सा हमारी ही बड़ी आबादी में घुल मिल गया। लेकिन यही डीएनए सबूत दो और अहम सुराग भी देता है जो शायद उनके पतन का कारण बने। पहला, छोटे और अलग थलग ग्रुप्स में रहने की वजह से उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की भारी कमी हो गई, मतलब इन ब्रीडिंग। इससे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। और दूसरा, होमोसेपियंस अपने साथ अफ्रीका से नए कीटाणु और बीमारियां लाएं जिनसे लड़ने के लिए नियंदरथल का शरीर बिल्कुल तैयार नहीं था। तो अब तक हमने जलवायु परिवर्तन को देखा, होमोसेपियंस के मुकाबले की जांच की और डीएनए के सुरागों को भी परखा। तो चलिए इस सदियों पुराने केस को बंद करते हैं और अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष ये है कि कोई एक विलन नहीं था, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सबसे पहले एक बेरहम और बदलती जलवायु ने उनके खाने पीने के स्रोत खत्म कर दिए। फिर ज्यादा कुशल और बड़ी आबादी वाले होमोसेपियंस से उन्हें लगातार मुकाबला करना पड़ा। और अंत में उनकी अपनी जेनेटिक कमजोरियां यानी इनब्रीडिंग और नई बीमारियों के सामने टिक ना पाना, इसने शायद आखिरी कील ठोक दी। नियंडरथल की कहानी एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है कि इस धरती पर जीवन कितना नाजुक हो सकता है। वो चले गए हैं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती रहेगी, आखिर हम यहाँ क्यों हैं और हमारा भविष्य क्या है।